भूगोल विषय के अंतर्गत जो सीरीज चलाया जा रहा है, इसके अंतर्गत हम लोग ने कहा थी संसाधन जो चैप्टर जो है, संसाधन और संसाधन के इकाई एक को हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। यानी कि इकाई एक में जो 5 गो खंड है, पांचों खंडों का कल हम लोगों ने पढ़ लिया है। और आज हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, कृषि से। जो क्या है आपका कृषि जो है, यह इकाई आपके भूगोल का इकाई कौन है, 2। इसी इकाई 2 से क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे कृषि चैप्टर। और कृषि से इस अध्याय से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेंगे हम लोग, एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, ये जो कृषि जो है, यह जो कृषि जो चैप्टर जो है, यह कृषि, इस कृषि चूंकि हमने संसाधन देखा कि 5 गो खंड मिलकर के एक यूनिट बना हुआ था, लेकिन यह जो कृषि जो है, यह एक ही यूनिट में है, यानी कि एक ही इकाई में है। चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारा प्रश्न इससे पूछा जाता है। और मुख्य रूप से आपको बताते चले कि यह जो चैप्टर जो परीक्षा, हालांकि सारा चैप्टर परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्या करना है आपको, इसका जो भी स्मरणीय तथ्य क्या करते चलते हम लोग कवर करते चलेंगे, और आपको भी क्या कर चलना है, समझते चलना है। देखिए कृषि क्या है, सीधी सी बात है भाई कि खेतों में क्या करते हैं, जो कार्य करते हैं, जो क्या लाभकारी ढंग से क्या होते हैं, कार्य करते हैं, जिससे गाँव में लाभ प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। यानी खेतों में हम कोई भी काम करें तो क्या कृषि नहीं, खेतों में हम काम करते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, लाभ की प्राप्ति होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कृषि कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कृषि। और इसी कृषि जो अध्याय, इसके जो स्मरणीय तथ्य है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी क्या है, महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहता है कि देखिए, भारत जो क्या है, कृषि संपन्न राष्ट्र है, यानी कृषि के मामले में भारत जो क्या है, बहुत ही संपन्न राष्ट्र है। भारत कृषि जो क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत की जो कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कई बार पूछा गया सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है, कृषि है। मानसून के स्वभाव के कारण कृषि निर्धारण में वर्षा का बहुत महत्व है। चूंकि यहाँ का जो कृषि होता है किसके कारण, तो मानसून के कारण, इसीलिए यहाँ पे कृषि निर्धारण, कृषि के निर्माण में, कृषि के लिए वर्षा का क्या होता है, बहुत अधिक महत्व होता है। अगर वर्षा न बरसे तो किसी प्रकार की कृषि का हमारे भारत में संभव नहीं है। वही होगा कौन, जो शुष्क कृषि होता है, वही बस का हो पाएगा। हमारे देश में कुल 67.9% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अर्थात कहा जा सके कि सर 100% में 67.9% की आबादी जो है वह कृषि पर है, और बाकी जो शेष हो गया वही क्या है, अलग अलग प्रकार के रोजगार करती है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पूछा गया सवाल है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना है, तो 13.7% क्या है, कृषि का योगदान है। इसको खूब बारीकी समझते चलिएगा कि इसी पे आधारित क्या मिलेगा, आपका ऑब्जेक्टिव मिलेगा। और आज जो है, आज क्या करना, आपको चेक नहीं करना है, और आज करना क्या है, आज आपको सेट नहीं बनाना है। ये जो स्मरणीय तथ्य, इसको खूब प्रेम से पहले समझिए। आज जैसा ऑब्जेक्टिव आते जाएगा, उसे क्या करना है, आपको आंसर देना है। लेकिन आप अपने सुरक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। कृषि से कई प्रकार के उद्योग को कच्चा माल मिलता है। कृषि द्वारा ही बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे जूट, पटसन, कपास, ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, कच्चा माल है। एक ही कृषि वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगाकर कुल उत्पादन में वृद्धि करना क्या है, शस्य गहनता। शस्य गहनता का मतलब क्या होता है, एक ही साल एक खेत में एक वर्ष में क्या करते हैं हम, जब बहुत सारे फसलों क्या करते हैं, खेती करते हैं एक साल में एक खेत में, उसी क्या कहते हैं हम लोग, शस्य गहनता। उसे क्या कहा जाता है, शस्य गहनता। और समझिएगा 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कि कृषि का कहा जाता है शुष्क कृषि, यानी कि जहां पे 75 सेंटीमीटर से कम का होता हो, बारिश होता हो, उस इलाके को क्या कहा जाता है, शुष्क भूमि कृषि। और 75 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहा गया है, आर्द्र भूमि कृषि। कई बार पूछा गया सवाल, बताइए आर्द्र भूमि कृषि में वर्षा का प्रतिशत कितना होता है, वर्षा कितना होता है, तो 75 सेंटीमीटर अगर बारिश से अधिक हो रहा है तो वह
वह जो क्षेत्र होगा वह आर्द्र भूमि कृषि कहलाएगा। और जहां पे क्या होगा 75 सेंटीमीटर से कम होगा वह शुष्क भूमि कृषि कहलाएगा। देखिए अगर अगर आपसे पूछा जाए चलिए बताइए शस्य गहनता बराबर क्या होता है, कि शस्य गहनता निकालिए। इसका होता है कुल बोया गया क्षेत्र, यानी कि हम जो क्या करते हैं टोटल जो क्या करते हैं बोते हैं, तो कुल बोया गया क्षेत्र में क्या कीजिए आप, जो कहाँ कुल बोया गया क्षेत्र में घटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुना 100। अगर पूछ दे चलिए शस्य गहनता का फॉर्मूला बताइए, शस्य गहनता किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है, तो इसमें होता है कुल बोया गया भूमि बटा शुद्ध बोया गया भूमि गुना 100। प्रारंभिक जीविका यानी प्रारंभिक जीविका यानी शुरू के समय में परंपरागत तरीके से कृषि में कौन, तो परंपरागत तरीके से भूमि पर खेती किया जाता है, जिसे हम लोग पढ़े झूम खेती, यानी कि भूमि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, जिसमें लोग क्या करता था जंगल को साफ करते थे, काटते थे, जलाते थे, फिर कोड़ते थे, तो क्या होता था खेती करते थे, और फिर जब उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त होता था तो फिर उसे छोड़ करके दूसरे इलाके में जाते थे। जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है वहाँ क्या होता है गहन जीविका कृषि पद्धति। पूछा जाए कि बताइए गहन जीविका कृषि पद्धति कहाँ अपनाया जाता है, बताइए कि गहन जीविका कृषि पद्धति कहाँ अपनाया जाता है, तो यह कहाँ, तो यह वो वाला इलाका जहाँ पे जनसंख्या का होता है दबाव अधिक होता है। इसके लिए क्या कीजिएगा कॉपी और कलम आपके साथ हो, ताकि जो इसमें क्या हो, इसमें सपने महत्वपूर्ण है उसको क्या कर सके आप लिख सके। ऋतु के हिसाब से 3 प्रकार के फसल समूह मिलता है। कौन है, रबी फसल, खरीफ, जायद। रबी जानना करते हैं जो क्या होता है ठंडी के समय, अगर दिन अवधि याद है तो इसे याद रखिए कब ठंडी के समय में होता है, खरीफ बरसात के समय में, और जायद क्या होता है कि गर्मा फसल होता है। भारत में जहां अधिक वर्षा होता है वहां धान की 3 फसलें भी उपजाई जाती है। और बताइए कि भारत की 3 फसलें कहाँ उपजाई जाती है, भारत में कहाँ कहाँ, तो देख लीजिए। उसके बाद आस, अमन, अवर, बोरो नाम से जाना जाता है। और जो बोरो जो है, बोरो चावल जो है, ये बताइएगा बोरो चावल इसी को कहा जाता है बोरा चावल। कहाँ पे कहा जाता है, तो यह बोरा चावल जो होता है कहाँ कहा जाता है, यह असम में। कहाँ पाया जाता है, असम में। और यह चावल जो होता है क्या होता है बहुत ही चिपचिपा होता है, और इस चावल का उपयोग लोग कब करते हैं, जब वहाँ पे कहा जब त्योहार मनाया जाता है तब वहाँ पे क्या होता है आपका ये असम को लोग क्या करते हैं, जब कोई भी त्योहार मनाए तब क्या करता है लोग बोरा चावल का प्रयोग करता है। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में चावल होता है, जबकि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या होता है गेहूं का उत्पादन होता है। याद रहे 100, अगर जिस इलाके में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है वहां पे धान होगा यानी चावल होगा, और जहां पे कम होता है वहां पे क्या होता है गेहूं क्या प्रमुख फसल है। देखिए भारत का अधिकांश चावल कौन से मिट्टी में उपजाया जाता है, याद रहे कल बताया आपको क्लास में, जलोढ़ मिट्टी और कौन डेल्टाई तथा तटीय भागों में क्या होता है उत्पन्न किया जाता है। यानी कि भारत का जो अधिकांश चावल किस वाले इलाका में, किस प्रकार की मृदा में, तो जलोढ़ मृदा में, डेल्टाई मिट्टी में, और तटीय भागों में क्या सबसे अधिक क्या होता है धान की खेती यानी चावल की खेती किया जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत के मोटे अनाज। देखिए इस पे हो सकता है कि बहुत सारा प्रश्न आवे, ज्वार, बाजरा, रागी क्या है, मक्का, ये सब क्या है, मक्का भी क्या है, मक्का भी क्या है, ये अब क्या है भारत के क्या है प्रमुख मोटे अनाज है। रागी शुष्क प्रदेश की फसल है। देखिए याद रहे रागी जो फसल है यह किस प्रदेश की फसल है। अगर आपसे पूछा कि बताइए कि रागी किस प्रदेश की फसल है, तो रागी होगा शुष्क प्रदेश की फसल। और इसका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये भी आपके कल क्लास में बताए हैं, कर्नाटक इसका क्या है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रागी का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो भारत में सबसे अधिक कहीं होता है तो होता है कर्नाटक में। भारत की अधिकांश जनसंख्या क्या है, शाकाहारी। पहले बताए थे भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, और हमारे भोजन में दाल क्या है प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। दाल में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है प्रोटीन। आपको बताऊं कि कल याद कीजिए कि दाल का जो क्या होता है पानी होता है, यह क्या होता है बहुत अधिक क्या होता है फायदेमंद होता है, इसीलिए छोटे छोटे बच्चे को क्या दाल के पानी में क्या किया जाता है भोजन कराया जाता है। दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर क्या करते हैं भूमि को उर्वर बनाती है। और बताइए कि वह कौन सा दाल है, वह कौन सा दाल वाला पौधा है जो क्या करता है वायुमंडल से क्या होता है नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करता है। देखिए हम बताए दालें जैसे मसूर है, बकला है, उड़द है, मूंग है, ये सब क्या होता है वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करता है। तो बताइए वो कौन सा पौधा है जो वायुमंडल से क्या होता है नाइट्रोजन ग्रहण नहीं करता है, अर्थात वायुमंडल से नाइट्रोजन क्या करता है वह नहीं खींचता है या अवशोषित नहीं करता है।
गन्ना चीनी गुण और खांडसारी का प्रमुख स्रोत। देखिए गन्ना क्या है, गन्ना कथी से, गन्ना से बनता है चीनी गुड़ और खांडसारी क्या है, प्रमुख स्रोत है। भारत को गन्ने का जन्मभूमि देना, सबसे महत्वपूर्ण, गन्ने का जन्मभूमि किसे कहा जाता है, गन्ने का जन्मभूमि किसे कहा जाता है, याद रखिएगा भारत को कहा जाता है गन्ने का जन्मभूमि। कोई पूछेगा चलिए गन्ना का जन्मभूमि कौन है, तो भारत ही क्या है, वो गन्ना का जन्मभूमि है। भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रहे कौन, उत्तर प्रदेश। भारत का एक राज्य है उत्तर प्रदेश, इसी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, गन्ना की खेती होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा तिलहन, विश्व में सबसे अधिक तेल वाला पौधे का उत्पादन कहीं होता है, तो वह कहाँ होता है, हमारे कहाँ, भारत में। और मूंगफली क्या है, एक खरीफ फसल है, याद है मूंगफली कौन सी फसल है, यह खरीफ फसल है। चाय भारत का सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल है, भारत का, कोई पूछा जाए तो सवाल पूछेगा बताइए कि भारत के सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल कौन है, तो कौन होगा आपका, चाय क्या है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण पेय फसल है। विश्व का सबसे ज्यादा चाय खपत कहाँ होती है, भारत में, भारत के लोग क्या होता है, सबसे अधिक चाय पीता, देख रहे हैं, विश्व का सबसे ज्यादा चाय की खपत, विश्व का सबसे चाय खपत कहाँ होता है, यानी कि विश्व में जो चाय जो है, विश्व का जो चाय है उस सारे चायों में सबसे अधिक खपत कहाँ है, यानी कि विश्व के जितने चाय की खपत करने वाले राज्य हैं, देश हैं, उनमें सबसे अधिक खपत कहाँ होता है, भारत में होता है। कॉफी के कितने किस्में हैं, 3, कॉफी को क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, आम के उत्पादन में भारत जो है विश्व में अग्रणी है। काली मिर्च की खेती कहाँ किया जाता है, केरल के पश्चिमी घाट में। पूछ दिया जाए चलिए बताइए कि भारत में काली मिर्च की खेती कहाँ किया जाता है, भारत में काली मिर्च की खेती कहाँ किया जाता है, तो भारत में काली मिर्च की खेती किया जाता है कहाँ, केरल के पश्चिमी घाट में। कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम भारत की क्या है, 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। कौन, कपास है, जूट है, सन और क्या है, प्राकृतिक रेशम है। ये क्या है, यह क्या है तो बताइए, भारत के 4 प्रमुख रेशेदार फसल है। भारत को कपास का मूल स्थान, तो पूछे चलिए कपास का मूल स्थान इनमें किसे माना जाता है, बताया जाए कि कपास का मूल स्थान इनमें किसे माना जाता है, तो कपास को ही माना जाता है, भारत किसको, तो भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। अगला है जूट को, देखिए जूट को भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल, भारत के सबसे महत्वपूर्ण रेशेदार फसल कौन है, जूट, इसीलिए जूट को सुनहरा रेशा भी यानी कि गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को। 60-70 के दशक में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई, कल बताए थे, याद कीजिए 60-70 के दशक में। 1980 के दशक में कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत, पूछा जाए चलिए कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब हुआ, कृषि प्रदेश योजना की शुरुआत कब हुआ, तो याद है 1980 के दशक में। और 80 के दशक का मतलब क्या हुआ, 1980 से लेकर 1990 के आसपास। वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, वैश्वीकरण हो जाने के कारण भारतीय कृषि पर नकारात्मक प्रभाव और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से भारतीय कृषकों को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ा है। भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि फसल के प्रति एकड़ क्या है, कम उत्पादन है, क्योंकि यहाँ फसल का उत्पादन क्या है, बहुत कम है। बफर स्टॉक बनाने में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सक्रिय है, जो क्या कर रहा है बताइए, बफर स्टॉक बनाने में कौन सा कंपनी सबसे अधिक सक्रिय है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है। फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाले समय को क्या कहते हैं, वर्धन काल। जैसे आपको बताए थे, फसल के बोने के समय तापमान कुछ अलग होना चाहिए, वृद्धि के समय तापमान कुछ अलग होना चाहिए, पकते समय तापमान कुछ अलग होना चाहिए और कटाई के समय तापमान अलग होना चाहिए, इसी को कहा जाता है वर्धन काल। और भारत में विश्व का सबसे अधिक क्या है, पशुधन है, यानी पूरे विश्व में सबसे अधिक कहीं पशु है तो वह कहाँ पे है, हमारे भारत में। भारत में क्या है, विश्व का सबसे अधिक क्या है, पशु है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, यानी कि अमेरिका के बाद क्या है, यह 2 नंबर पे, यानी पूरे विश्व में दूध उत्पादक में कौन देश आ गया है, अमेरिका, और 2 नंबर कौन है, हमारा भारत। ठीक है, अब आपका शुरू होता है कहां से, देखिए अब शुरू होता है कहा आपका ऑब्जेक्टिव। हमने जो भी क्या किया, स्मरणीय तथ्य जो पढ़ा, अगर आपने उसको खूब बारीकी से प्रेम से अगर सुने हुईगा तो हमको अब नहीं लग रहा है कि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपसे ना बने, लगभग बनेगा। और आपको हम बता देते हैं, जैसे आप पढ़ ही रहे हैं
तो यहाँ पे आपको सभी विषय, एक सब्जेक्ट के लिए नहीं, हम जो यहाँ पे हैं सभी सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे हम आए हैं। ये नहीं कि चलिए कि खास हम मैथ पढ़ाएंगे चाहे खास हम साइंस पढ़ाएंगे, नहीं, मेरे लिए सब का सब क्या है, खास है। ऑलराउंडर देखे हैं ना, क्रिकेट देखते हुए ऑलराउंडर होता है ना, तो उसी टाइप के एक आदमी सारा विषय, अगर आपको कहीं से लगता है उस विषय में ना सर से क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो आप जरूर बताइए कि हाँ सर, आप भले बोल रहे हैं सारा विषय पढ़ा पाते हैं लेकिन आपसे सभी विषय नहीं हो पाता। एकदम दावे के साथ डंके के चोट पर कोई विषय हो आपके 10th का, सारे विषयों के एकदम उसी मेहनत, लग्न और प्रतिस्पर्धा के साथ पढ़ाते हैं जिस प्रकार आपको मैथ पढ़ाएंगे, जिस प्रकार आप साइंस पढ़िएगा, जिस प्रकार आप इतिहास पढ़िए, नागरिक पढ़िए। हम ही नहीं कहते कि हम क्या है, स्पेशल क्या है, मैथ के चाहे साइंस के चाहे एसएसटी चाहे हिंदी की संस्कृत के टीचर है। हमारे लिए सारा विषय ही क्या है, स्पेशल है। क्या कि हम जानते हैं कि किसी एक विषय में भी क्या होता है, अगर नंबर क्या आता है, कम आता है, तो विद्यार्थी का परिणाम क्या हो जाएगा, क्या होगा, कमजोर हो जाएगा, रिजल्ट उसका अच्छा नहीं आएगा। और हमने क्या कर लिया, इस बात को हमने ठान लिया है, किसी प्रकार को क्या करना है, टॉपर का करना है, बनाना है। इसके लिए मुझे जो कुछ का करना पड़े, मैं करने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। बस आपको क्या करना है, कदम से कदम मिला के चलना है, कदम से कदम मिला के चलिए। और तब देखिए आपको मैं कहां तक क्या कर देता हूं, पहुंचा देता हूं। यह जो सीरीज है, यह सीरीज उस दिन तक चलेगा जिस दिन आपका एग्जाम समाप्त होगा, और जो अंतिम विषय होगा उस दिन तक यह सीरीज का होता रहेगा, चलता रहेगा। अब क्या करते, चलिए इसको क्या करते हैं, हम अब शुरू करते हैं। चलिए, कहता है कि भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत होता है, बताइए। भारत की जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है, भारत की जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है, तो 13.7% क्या है, कृषि का योगदान जाता है। कहां, कि भारत का जो कुल जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है उसमें 13 यानी 1 का ए। अगला है, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी, भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, कृषि कार्य से क्या है, जुड़ी है, बताइए तो। कितनी प्रतिशत आबादी, 45.6%, 53.8%, कि 61.4%, कि 72.2%, बताइए। इसके आंसर कितना हो जाएगा, 53.8% जो आबादी जो है, यानी कि 53.8% की जो आबादी है, यह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है, कृषि पर क्या है, यह निर्भर है। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि है, प्रति भूमि यानी जिसमें क्या होता है, कृषि हम नहीं करते हैं, वो क्या हो चुका है, छूट चुका है। क्या 2% है, 5% है, 8% है, 11, 2 5 8 11, 2 5 8 11, क्या होगा, तो 3 का आंसर हो जाएगा कितना परसेंट, मात्र कितना, 5% भूमि जो क्या है, यह क्या है, पड़ती है। भारत के कुल भाग मैदानी है, भूभाग का कितना परसेंट, भारत का जो कुल जो मैदानी भाग है वह भूभाग का कितना प्रतिशत है, क्या वो 40% है, 43% है, 49% है, कि 53% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ना 39 होगा, ना 49 होगा, ना 53 होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 43%, यानी कि ऑप्शन बी होगा सवाल नंबर 4। भारत में लगभग 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है, बताइए, कृषि। 2/3 लोगों की जीविका का आधार क्या है, बताइए, क्या है, कृषि। क्या है, कृषि तो है। भारत के क्या है, अर्थव्यवस्था की जब रीढ़ है तो स्वाभाविक है 2/3 से अधिक लोगों की क्या है, जीविका का आधार क्या है, हमारा यह क्या है, कृषि है। देखिए, झूम की खेती यानी कि झूम कृषि किस प्रकार की कृषि, अभी आपको हम बताए हैं झूम की खेती कहाँ, परंपरागत कृषि में। यह झूम की खेती कहाँ होता है, जब पहले जो आदि मानव हुआ करते थे, आज भी बहुत सारे भागों में, अब तो बहुत कम हो चुका है। इसमें जंगलों को साफ किया जाता था, उसका जंगल को जलाया जाता था और उसके राख को खादर के रूप में प्रयोग किया जाता था, फिर उसकी कुड़ाई होती थी, फिर फसल की बुआई होती थी।
और जब इसकी फिर उर्वरा शक्ति क्या होता था, जब कम होने लगता था तो फिर लोग क्या करते थे, इसको छोड़ करके चले जाते थे। तो झूम कृषि किस प्रकार की कृषि है, तो गहन कृषि है, शुष्क कृषि है, स्थानांतरित कृषि है, रोपण कृषि। तो यह स्थानांतरित कृषि है। अब आप बताइएगा झूम स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहाँ कहा जाता है, कौन से इलाके में झूम कृषि को स्थानांतरित यानी स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, आप बताइए। भारत के किस राज्य में सोपानी कृषि, देखिए यहाँ पे सोपानी कृषि का मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती। और सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होता है, तो जहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे चूंकि खेत क्या होता है, समतल नहीं होता है, वहाँ क्या होता है पहाड़ी वाला भाग होता है, वहाँ पे समतल खेती करना क्या संभव नहीं है। उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा क्या करता है, खेतों का करता है, बनाता है और तब खेती करता है। तो ये कहाँ पे होगा, तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ होगा, उत्तराखंड। भारत का होगा कौन, उत्तराखंड ही राज्य है जहाँ पे क्या होता है बताइए, वहाँ पे क्या होता है आपका समुच्चय कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि, इसी को सोपानी कृषि भी बोलते हैं। आगे झूम खेती। झूम खेती भारत में किस भाग में किया जाता है, कि जो झूम का जो खेती होता है वो अभी बताएं झूम खेती क्या है, अभी बताएं झूम खेती क्या है। अब बताइए कि झूम खेती भारत के कौन से इलाके में किया जाता है, क्या उत्तरी भाग में है, क्या दक्षिणी भाग में है, क्या पूर्वोत्तर भाग में है, क्या वो पश्चिमी भाग में है, तो वह क्या होगा आपका पूर्वोत्तर भाग में। कौन, पूर्वोत्तर भाग में। किस भाग में, पूर्वोत्तर भाग में क्या होता है, झूम की खेती सब किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, वो कौन सा कृषि है जिसमें एक ही फसल का किया जाता है, बहुत लंबे चौड़े खेतों में उगाया जाता है एक ही प्रकार की फसल। अभी हमने पढ़ा थी कि जब एक साल में एक खेत में बहुत सारे फसल क्या करते हैं, बोते हैं, उसे शस्य गहनता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, जिसमें एक ही फसल एक साल में बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, क्या वो गहन कृषि है। गहन कृषि में तो एक फसल तो होता नहीं है। स्थानांतरित कृषि नहीं, स्थानांतरित कृषि में कहते हैं, स्थानांतरित कृषि में तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें यही ना है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने जगह को अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े पाबंदी के एक खेत में दो फसल नहीं बो सकते हैं। हाँ देखिए कौन कृषि, हाँ देखिए यहाँ पे क्या रोपण कृषि, जैसे मान लीजिए चाय हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या रोपण कृषि है। और ये क्या होता है, जब बोएगा तो क्या होगा, एक ही को क्या बोएगा बताइए, जब होगा तो कहती एक ही को क्या होता है, बोया जाता है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका रोपण कृषि। देखिए इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। देखिए कल बताए हैं क्लास में, और जो व्यक्ति क्लास को खूब समझा होगा, चाहे अभी जो स्मरणीय याद किया स्मरणीय तथ्य को देखा होगा, वो बताएगा कि इनमें से कौन सा यंत्र प्रारंभिक जीविका यानी कि परंपरागत कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। तो परंपरागत कृषि कार्य के लिए क्या था, हल था, बैल था, कुदाल था, खुरपी था, यह ना परंपरागत कृषि के रूप में था। देखिए यहाँ पे हल है, हल तो परंपरागत कृषि है, खुरपी परंपरागत कृषि है, कुदाल भी परंपरागत कृषि यानी कि ट्रैक्टर क्या था बताइए, परंपरागत कृषि के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जाता था। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा, डी। आइए 11 में देखिए यहाँ पे दो फसल हो गया, दो हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित नहीं है, अब कौन है, रोपण फसल है, तो रोपण फसल में चाय है, चाय हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ये सब क्या है बताइए, ये सब क्या है, रोपण फसल है। कौन फसल है, रोपण फसल है। अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, धान, गेहूं, चाय, इसमें एक और क्या हो चुका है, छूटा हुआ है, सर लोग जगह देखते हैं नहीं है। तो क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, यहाँ पे ई नहीं होगा, इसमें होगा इनमें कौन रोपण फसल है, इनमें कौन रोपण फसल है, तो क्या होगा आपका चाय, क्या होगा रोपण फसल है। आ गया ना, रबी फसल हमने पढ़ा था, कहते फसल को 3 वर्गों में रबी, खरीफ, जायद। तो रबी फसल की बुआई किस माह में किया जाता है, आपको बताया था कौन, ठंडी, खरीफ बरसात, जायद गर्मी। तब ठंडी से देख लीजिए, ठंडी जहां शुरू हो रहा है देख लीजिए, जून जुलाई में तो नहीं होगा भाई,
मार्च अप्रैल तो होगा नहीं, मार्च अप्रैल में गर्मी रात खत्म होता है, अगस्त सितंबर होगा नहीं तो क्या होगा, अक्टूबर नवंबर में क्या होता है, रबी फसल का होता है, खेती होता है। कौन फसल, तो रबी खेती कब होता है, अक्टूबर और नवंबर। इस प्रकार 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी। देखिए जायद फसल का उत्पादन, देखिए जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में, जायद फसल के उत्पादन कभी होता है। जायद फसल जो है इसी को गर्मा फसल भी कहा जाता है। कौन फसल, गर्मा फसल। और गर्मा फसल कब हो जाएगा, गर्मी में। तो जो जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है, तो गर्मी के मौसम। किस मौसम में, गर्मी के मौसम होता है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, खरीफ। अब सोच लीजिए जो ठंडा जो बरसात के समय में बोया जाता हो, कपास ना भाई, सरसों ना, मटर ना, तो क्या होगा बताइए, चावल। क्या होगा, तो चावल क्या है बताइए, खरीफ फसल है। अब आपसे अच्छा क्या बता सकता था, आपको टॉपर जो होना है, देखिए और झूठों के मुंह बना के हंसिएगा मत, हम कहे तो इसको पूरा भी कराइए। देखिए निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, इसमें रबी फसल कौन है। देखिए चना है का, कि मोटे अनाज है, कि चावल है, कि कपास है, बताइए। 4 ऑप्शन है, इस बताइए इसमें कौन क्या है, रबी फसल है। तो देखिए चना की अभी खेती देखिएगा तो अभी के समय में चना की खेती होता है। चावल इसमें क्या है, खरीफ फसल है। क्या बताइए, चावल क्या है, खरीफ फसल है। मोटे अनाज में तो मकई भी आता है, मोटे अनाज में क्या आता है, मकई भी तो आता है। कपास खरीफ है, इसलिए क्या होगा, चना ही क्या होगा आपका, रबी फसल होगा। देख रहे हैं कितना रबी खरीफ आ रहा है। निम्न में से खरीफ फसल कौन है बताइए, खरीफ। अब आपसे कौन बताइए, बताइए। चावल भी है, कपास भी है, मक्का तो दोनों में बोया जाता है भाई, रबी भी है, खरीफ भी है, इसलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण आंसर क्या होगा, इनमें सभी, इनमें सभी। निम्नलिखित में कौन रबी फसल, देखिए रबी खरीफ पीछे पड़ेगा, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है बताइए ना। ज्वार है, गेहूं है, धान है, जूट है, तो क्या होगा, गेहूं क्या है, रबी फसल है। गेहूं क्या है, रबी फसल है। समझ में आओ तो थोड़ा इधर उधर घुमा दीजिए अपने अपने दोस्त के पास, जब फ्री में बात तो सबको मिलना चाहिए। निम्न में से कौन सा रोपण फसल नहीं है, कौन फसल, रोपण फसल कौन, निम्न में से रोपण फसल कौन नहीं है, क्या रबर तो रोपण फसल है, गन्ना ये भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है। तब तो आंख मूंद के बताइए ना कौन, धान। धान क्या बताइए, यह रोपण फसल नहीं है, ये रोपण फसल नहीं है। रबर रोपण फसल है, गन्ना भी रोपण फसल है, चाय भी रोपण फसल है, और धान क्या है, रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खदान फसल, भारत की प्रमुख खदान फसल क्या है, तो बताइए। गेहूं बताइए, दूसरा खदान फसल है गेहूं। जब दूसरा खदान फसल है जिसमें कह रहा है प्रमुख, तो जौ तो होगा नहीं भाई, मकई होगा नहीं। धान क्या है, सबसे प्रमुख खदान फसल है। आपको बताइए किए थे, भारत में सबसे अधिक लोग का है धान का चावल खाने वाला भारतीय ना, भारत में का सबसे अधिक बिहारी लोग का होता है, बहुत अधिक भात खाता है। हालांकि बहुत लोग हैं जो भात खाता है, इसीलिए तो भारत की क्या है बताइए, केवल इसमें बिहारी का दूषित हो रहा है। पूरे भारत की क्या है, प्रमुख खदान फसल है, और सभी जगह के लोग होते हैं, खाते हैं, तब तो ये क्या है, प्रमुख फसल बना है। चावल है, बताइए खरीफ है, रबी, जायद है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बताइए तो क्या हो, खरीफ फसल। चावल क्या है, खरीफ फसल हो, रबी होगा नहीं होगा, जायद नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, कोई चर्चा नहीं होगी। भारत में धान खेती सबसे अधिक कहाँ होता है, चलिए कल बताए हैं, कल आया, अभी भी लोग पढ़े हैं। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल। सबसे अधिक कहाँ होता है धान की खेती, भारत में सबसे धान की खेती कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं, धान का कौन सिंचित क्षेत्र का है बताइए, अधिक है। क्या वो पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। इसका क्या होगा आंसर आपका, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में क्या है वह क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, धान का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र उपलब्ध है। चलिए अब है अगला सवाल, गेहूं कौन सी फसल है, रबी। इसमें हम कहीं से स्क्रॉल नहीं करेंगे, नहीं लगे, बता दिया आपको गेहूं क्या है, रबी है। चलिए
इनमें गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारा उत्पादक है, आखिर कौन है जो इसमें गेहूं का क्या है उत्पादक नहीं है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो तमिलनाडु है, क्या वो मध्य प्रदेश है कि राजस्थान है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है, राजस्थान में होता है, किसमें नहीं होता है? तो तमिलनाडु। और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी। यह क्या है? गेहूं का प्रमुख उत्पादक नहीं है। कौन? तमिलनाडु। कोई पूछेगा गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य इसमें कौन नहीं है? तो तमिलनाडु। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। तो भारत हमारा गेहूं उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। गेहूं के उत्पादन में भारत हमारा तीसरे नंबर का देश है। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? यानी कौन इसमें मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो ज्वार क्या है बताइए? मोटे अनाज क्या है? बाजरा क्या है? मोटे अनाज है। गन्ना, गन्ना ये मोटा अनाज नहीं है। गन्ना क्या बताइए? ये मोटा अनाज क्या है? नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? भारत में ज्वार की खेती सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होता है? भारत में बाजरा की सर्वाधिक खेती कहाँ होता है? तो क्या महाराष्ट्र में होता है, गुजरात में, कि राजस्थान में, तमिलनाडु में? तो क्या होगा आपका? राजस्थान में क्या होता है? बाजरा की खेती सबसे अधिक होता है। दाल किस पौष्टिक कांड से बताइए? यही बताए हैं दाल, क्योंकि भारत के सभी अधिकतर लोग क्या है? शाकाहारी हैं और दाल सेवन करते हैं। दाल में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? तो प्रोटीन की मात्रा क्या होता है? सबसे अधिक होता है। निम्न से कौन दलहन फसल नहीं है? दलहन फसल देखिए, चना दाल है, मसूर भी दलहन है, उड़द भी दलहन है, बाजरा, बाजरा क्या है? दलहन फसल नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में कौन? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना के उत्पादक राज्य कौन है बताइए? दक्षिण भारत में कौन है? तो महाराष्ट्र है। और बताइए कि गन्ना का जननी किसे कहा जाता है? बताइए, बताएं गन्ना का जननी या जन्मभूमि किसे कहा जाता है? तिलहन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? किसके? तिलहन, तिलहन जिसे कहा होता है हमें तेल की प्राप्ति होता है, तो उसके उत्पादन में भारत जो है वो विश्व के कौन सा स्थान पे है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा? तो क्या होगा बताइए? प्रथम, यानी कि पहले क्या स्थान पे कथी है? तेल के उत्पादन। बताइए पहले क्या स्थान पे है? तब तो तेल क्या है? जो नॉर्मल 160 से 180 रुपए के बीच में है। सोचिए अगर पहला नहीं रहता तब तेल का दाम यहाँ पर कितना रहता? मूंगफली का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक, यानी कि मूंगफली की खेती भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, कि राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है? बताइए 34 के बताइए, 34 का क्या होगा? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे अधिक भारत में मूंगफली का उत्पादन कहीं होता है तो कहाँ होता है? गुजरात। और आपका आंसर क्या होगा? डी, यानी कि गुजरात। सरसों के उत्पादन में, सरसों के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर? यानी कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक क्या होता है? सरसों का उत्पादन होता है? क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, क्या वो पंजाब है, क्या वो बिहार है? बताइए तो भारत में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन कौन राज्य करता है? तो आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में क्या होता है? सबसे अधिक क्या होता है आपका? सरसों का उत्पादन होता है। सरसों किस प्रकार की फसल है? तो बताइए तेलहन फसल। हम नहीं कुछ बताएंगे इसमें, हम बस जान जाइए कि 36 का आंसर क्या होगा आपका? डी होगा, तेलहन। जो बन जा रहा है उसको एकदम क्लियर पता चल गया। देखिए हाँ, यहाँ पे चाय का सर्वप्रथम उत्पादक कहाँ आरंभ किया गया? भारत में, सॉरी कहा, चाय का सर्वप्रथम उत्पादन कहाँ हुआ है? भारत में सबसे पहले चाय के उत्पादन कहाँ हुआ था? भारत में सबसे पहले चाय का उत्पादन कहाँ हुआ था? क्या वो नर्मदा घाटी में हुआ था? क्या वो सिंधु घाटी में हुआ था? क्या वो कोसी घाटी में हुआ था कि ब्रह्मपुत्र घाटी में? अगर आपने चाय के बारे में पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कौन? ब्रह्मपुत्र की घाटी में क्या हुआ था? चाय का सबसे पहले उत्पादन हुआ था। अधिक दिनों तक
वर्षा का वियोग सहना किस फसल के लिए घातक? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है कि वर्षा का वियोग सहना यानी कि वर्षा के बिना अपने कार्बन अपने उत्पादन में लगे रहना यह कौन से फसल के लिए घातक हो सकता है? क्या वो धान के लिए हो सकता है, गेहूं के लिए हो सकता है, चाय के लिए हो सकता है, कपास के लिए हो सकता है? बताइए तो क्या होगा? बताइए तो किसके लिए घातक सिद्ध होगा? अधिक दिन तक वर्षा का वियोग सहना यानी बारिश न होना, तो क्या होगा आपका? चाय। कौन? चाय के लिए कहा जाए वर्षा अगर अधिक दिन तक क्या होगा? नहीं होगा, तो ये क्या होगा? फसल अच्छा नहीं होगा। एक चाय हो सकता है और ये क्या होगा? आपका धान। लेकिन दोनों में क्या होगा? आपका चाय होगा। अगर इनमें से दोनों हो तो आप दोनों मानिएगा। किस फसल खेती के लिए ढालू भूमि क्या होता है की आवश्यकता होता है? कौन से फसल खेती के लिए कौन से ढालू भूमि? कैसा भूमि? ढालू भूमि यानी जो क्या हो ढलान वाला स्थिति में हो। तो बताइए गेहूं के लिए, किसके लिए? गेहूं के लिए, कपास के लिए, कहवा के लिए कि गन्ना के लिए? ऐसा क्या होगा आपका? कहवा की खेती के लिए भूमि कैसा होना चाहिए? ढालू होना चाहिए। देखिए चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी महसूस होता है? देखिए रात को क्या होता है? जगता है, तो जगते ही सुबह में क्या चाहिए? उन्हें चाय चाहिए। क्या चाहिए? चाय। क्या है? तो बोलते हैं कि चाय से क्या होता है? एकदम ताजगी, एकदम पूरा थकान क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो चाय में क्या पाया जाता है? थीन। और एक होता है कथी? कैफीन। कि दोनों कि क्या इनमें से कोई नहीं बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, दोनों होगा कि इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या होगा? थीन। क्या होगा? यह कौन? थीन जो होता है पाया जाता है, जिसके चलते क्या होता है? व्यक्ति को ताजगी महसूस होता है और थकान नहीं होता है। कितनों नींद में कोई सोए में चाय पिला दीजिए, सारा नींद का हो जाएगा, भग जाएगा। चाय में किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण ताजगी? देखिए थीन, वही बताएं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पूरे विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन है? भारत है। स्मरणीय तथ्य पढ़ने की बतिबे की कौन है? भारत है। भारत में सबसे अधिक चाय का निर्यात किस पतन से किया जाता है? यानी कि सबसे अधिक कौन से बंदरगाह से क्या होता है? चाय का क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है। तो होगा आपका कोलकाता पतन से होगा। निम्नलिखित में कौन सा पेय फसल है? तंबाकू है, कॉफी है, चना है, मूंगफली है? तो क्या होगा? कॉफी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कॉफी का किस्म नहीं है? कौन? रोबास्ता, यूरेबिका, लिबेरिका, अरेबिका? बताइए इनमें कौन है जो कॉफी का क्या है किस्म नहीं है? तो कौन है आपका? यूरोबिका। यूरोबिका क्या है? रोबास्ता किस्म है, लिबेरिका है, अरेबिका है, लेकिन कौन? यूरोबिका क्या है आपका? कॉफी का किस्म नहीं है। और इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? पूर्वोत्तर भारत में कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? क्या मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में? कहाँ? कर्नाटक में। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी कब? 1885 में, 1990 में, 1857 में, 1880 में? बताइए भारत में बागानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो 1880 में। कब हुआ था? 1880 में हुआ था। निम्न में कौन सी फसल बागानी फसल नहीं है? आम, संतरा, केला, कपास? तो बताइए कपास क्या? बताइए बागानी फसल नहीं है। कपास क्या है? बागानी फसल नहीं है। भारत में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? आम का, सेब का, संतरा का? तो आम में तो बोले कि अग्रणी है, आम में तो बोलबे कि क्या है? बताइए अग्रणी है। तो सबसे अधिक किसका होता है? तो देखिए अग्रणी है भले, लेकिन सबसे अधिक किसका होता है? तो भारत में केला की खेती का होता है। केला की खेती सबसे अधिक होता है। केला के फल है। आम के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आम के उत्पादन में हमारा भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान? आपसे पहले ही बताया कि आम के उत्पादन भारत अग्रणी है, यानी कि 1 नंबर स्थान पे है।
जैम, जेल, स्क्वैश इत्यादि के कच्चा माल क्या है? सब्जी। किसका कच्चा माल है? वो सब्जी का है, गन्ना का है, फल का है कि मकई का है? बताइए क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएगा? फल। क्या हो जाएगा? फल क्या होता है? जैम, जेल। देखिए जैम मिलता है, सब फल का ही मिलता है। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन है? केरल होना चाहिए सर। भारत का सबसे सर्वाधिक काजू उत्पादक कौन है? तो केरल। कौन होगा? केरल में क्या होता है? सबसे अधिक होता है भारत में काजू का उत्पादन होता है। पहुंची केरल और वहां से क्या कीजिए? काजू लाइए। भारत के किस क्षेत्र में गरम मसाला की खेती? भारत के कौन से इलाके में क्या होता है? गरम। ये नहीं पूछ रहा है कि भारत के कौन से राज्य में गरम मसाला की खेती होता है, तो केरल होगा। मसालों का क्या कहता है? घर कहता है किसको? केरल को। लेकिन यहाँ पे क्या कहना है बताइए? किस क्षेत्र में? तो दक्षिणी क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? दक्षिण। और इसी दक्षिण क्षेत्र में क्या होता है? केरल भी पड़ता है। भारत का नारियल प्रदेश। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा है? देखिए भारत का नारियल प्रदेश, नारियल का प्रदेश किसे कहा है? पूछे नारियल, भारत में नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत में नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो केरल को। किसे कहा जाता है? केरल को। इनमें कौन सी फसल रेशेदार है? बताइए। जूट है। जूट ही क्या है? आपका रेशेदार फसल है। इनमें कौन सा रेशेदार फसल नहीं है? तो देखिए कपास भी है रेशेदार फसल, जूट भी है, गन्ना। गन्ना क्या है? रेशेदार फसल नहीं है। सन क्या है? रेशेदार फसल है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा 56 का। कपास नील में से कौन सी फसल है? तो कौन फसल बताइए? खरीफ है। कौन फसल बताइए? हमने कहा कि अभी का कि हम लोग बनाए कथी, यह क्या है बताइए? यह खरीफ फसल है। कौन? कपास जो क्या है? खरीफ फसल है। और ये काली, इसके लिए खेती के लिए कौन? काली मृदा सबसे अधिक उपयुक्त होता है। यह गुजरात में, महाराष्ट्र में होता है। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? भारत में। भारत को माना जाता है कि चीन को, कि इंग्लैंड की, अमेरिका। कैसे? तो कपास का मूल स्थान किससे माना जाता है? इंग्लैंड है कि सॉरी इंग्लैंड है कि भारत है कि चीन है कि अमेरिका? बताइए किससे माना जाता है? तो किससे माना जाता है? भारत को। कपास का क्या है? मूल स्थान है। कौन? हमारा भारत। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जलोढ़, लाल, काली। काली। कौन मिट्टी बताइए? सबसे अधिक उपयुक्त कौन है? काली मिट्टी है। कपास के उत्पादन में कितने दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन, 180 दिन, 365 दिन की 270 दिन? बताइए 60 का आंसर बताइए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। कितना? 210 दिन का पाला रहता है, 210 दिन कम से कम पाला नहीं पाना चाहिए, इसीलिए इसको खरीफ फसल में रखा गया है। उजला सोना, देखिए व्हाइट गोल्ड। उजला सोना किसे कहा जाता है? किस पौधे को कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है ना। जूट को तो सुनहला रेशा कहा जाता है, नारियल को नहीं कहा जाता। देखा कपास, कपास को क्या कहते हैं हम लोग? उजला सोना, यानी कि व्हाइट गोल्ड। किसे? कपास को। सुनहरा रेशा किस फसल का नाम है? तो किसे बोलते हैं? जूट। जूट को क्या कहा गया? सुनहरा रेशा। भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? कि भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? यह होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होता है बताइए? भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? किसका? हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? बताइए 64 बताइए। तो हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? हरित क्रांति का दूसरा चरण कब आरंभ हुआ? 1983 से 84। पहला तो 60 से 70 चलता है। 1951 से 52, 2000 से 2001, कि 1914 से 1915? बताइए 64 का बताइए। 64 क्या होगा आपका? 83 से 84। ये क्या है? हरित क्रांति का ही दूसरा चरण है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय फसल तो कहाँ बताइए? हैदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? या कहाँ पे है आपका? जोधपुर में है। कहाँ है आपका? जोधपुर में है, कि रायपुर में है, कि शिलोंग में है, कि इम्फाल में है? तो याद रखिएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर।
और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भारतीय कृषि की असफलता का एक मुख्य कारण क्या है, तो अनियमितता मानसून का हो जाएगा, अनियमितता मानसून यानी कि मानसून की अनियमितता की सौर ऊर्जा का अभाव, की रासायनिक खाद की कमी, की बाजार का अभाव। बताइए 68 का बताइए क्या हो, बताइए। अनियमित मानसून, मानसून क्या है, नियमित नहीं है, बारिश समय से होगा तब तो फसल क्या होगा, अच्छा होगा, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम सहायता मूल्य, प्रभावी सहायता मूल्य, बोलिए कौन से सहायता मूल्य, तो क्या क्या अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम, न्यूनतम, तो क्या करते हैं न्यूनतम सहायता मूल्य क्या कर दी है, क्या करती है फसलों का सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा, तो न्यूनतम सहायता मूल्य जो है वो फसलों की सहायता देने के लिए करती है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए, वही बताएं। एक नंबर में कौन है, अमेरिका है, और दो में कौन है, हमारा भारत है। कौन है दो में, कौन है, भारत है, इसलिए कौन हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है, बाह्य, फ्लड का संबंध कथी से, बाह्य नियंत्रण से। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, देखिए ऑपरेशन फ्लड का, रुको तो क्या है भाई, ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य, बाह्य नियंत्रण है कि डेयरी है कि धान की तरफ। ऑपरेशन फ्लड तो होना चाहिए, कहते बाह्य नियंत्रण से, किससे होना चाहिए, बाह्य नियंत्रण से होना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य, अच्छा ऑपरेशन फ्लड ना, ठीक है, बाढ़ नहीं हो, क्या होगा इसका हो जाएगा आपका डेयरी विकास। कौन, डेयरी विकास, डेयरी विकास क्या है तात्पर्य, कौन, ऑपरेशन फ्लड से डेयरी विकास का तात्पर्य। ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम बताइए, हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति की नीली क्रांति, बताइए कौन क्रांति, हरित, पीली, श्वेत, तो ऑपरेशन फ्लड का क्या हो जाएगा आपका श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब आरंभ किया गया, ऑपरेशन फ्लड 2 जो क्या है दूध उत्पादन से संबंधित है, इसको कब आरंभ किया गया था, तो आरंभ किया गया था 1981 में, कि 1985 में, कि 1970 में, 1999 में, तो इसका क्या कब किया गया था, 1981 में का हुआ था, किया गया था, और है का नहीं, बस। और इस पर का हुआ जो आपका जो क्या था, जो अध्याय जो 2 है, अध्याय 2 कृषि का हुआ आपका समाप्त हो गया। अभी मैंने इसमें कि जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था मैंने कहा कवर करा दिया। अब इसके बाद जैसे ही सारा सेशन खत्म होगा तो हम लोग कहाँ चलेंगे, क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन बैंक कवर करेंगे। उसके बाद जो क्या है बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो आएगा उस मॉडल को पेपर को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आशा है कि एक भी प्रश्न का होगा आपसे भूगोल चाहे किसी विषय में का होगा नहीं छूटेगा। बस का ये प्रतिदिन का हुई जुड़िए और जो भी क्या हो ऑब्जेक्टिव पहले पढ़िए, खूब पढ़िए घर, आप पढ़ने के बाद तब शाम के 7 बजे जुड़िए, तब क्या होगा बहुत बढ़िया। और कल का जो मिलेगा वह कौन मिलेगा, आपका अध्याय 3 जो उद्योग से संबंधित है, परिवहन संबंधित, उद्योग परिवहन संबंधित है, तो उस अध्याय 3 का करेंगे हम लोग, कल करेंगे। तब तक धन्यवाद, पढ़िए मन लगा के।